वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। हेमंत की सीईओ वाइस इन्वेस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत जी, स्वागत है आपका इस बेहद खास पेशकश में। और झटपट हमारे सवालों, दर्शकों के सवालों को भी शो में डालते हैं, जहाँ पर पहले दर्शक जयेंद्र मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। जयेंद्र जी नमस्कार, क्या हाल चाल सर? फाइन सर। हाय मैडम। धन्यवाद, आपने मेरे अपना पास सवाल हमें भेजा। जी, आपके पास हाँ 10 लाख रुपए हैं, 10 मेरे पास साल के 10 लिए लाख आपको मेरे को निवेश 10 करना लाख है। रुपए इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड में। ओके और मेरी एज है 64 ओके और आई एम इट इज फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर 10 years to 12 years। 10 से 12 साल, ठीक है। तो आपकी हाँ, इस कमाई से 10 से 12 साल के बाद या क्या वन आपको टाइम रेगुलर? इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या क्या एफडी में इंटरेस्ट रख के क्वार्टरली एसआईपी करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मैं ये आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही मेरा सवाल आपसे ये है कि इस रकम से आपको अपनी रेगुलर इनकम के लिए कुछ नहीं चाहिए होगा ना? आई एम नॉट वांट फॉर रेगुलर इनकम के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो हेमंत जी, 10 से 12 साल तक ये 10 लाख रुपए जो निवेश करना चाहते हैं उसको निवेशित रखेंगे। फिलहाल स्टैगर्ड तरीके से ही निवेश करने की रणनीति अपनानी चाहिए। लेकिन एक सवाल जो कि रिस्क फैक्टर पर बैठता है, क्योंकि इनकी उम्र 64 साल की है। हालांकि ये कह रहे हैं कि ये ऐसी रकम है जिससे इनको रेगुलर या नियमित आय की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद भी कितना रिस्क इनकी उम्र के शख्स या निवेशक ले सकते हैं? थोड़ी सी रिस्क प्रोफाइलिंग ज़रा इनकी समझा दीजिए। देखिए कविता, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बट मुझे लगता है काफी हद तक डिपेंड करता है। हालांकि हम हमेशा बात करते हैं कि एसेट एलोकेशन के थंब रूल हैं। थंब रूल के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो आपकी पर्सनल सिचुएशन को नहीं देखता। तो किसी भी इन्वेस्टर को इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ हो, कोई भी एज हो, आई थिंक वो कितना रिस्क ले सकते हैं वो डिपेंड करता है उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर, उनकी जो नीड्स है। जैसा इन्होंने कहा कि इनके पास रेगुलर इनकम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जब वो एडवाइस मांग रहे हैं तो फिर इनकी कोशिश यही है कि वो ट्रेडिशनल ऑप्शन से हट के थोड़ा आगे देखें, ताकि ऑब्वियसली हमेशा उसमें अटेंडेंट रिस्क तो रहेंगे ही, कि कहीं उनको थोड़ी बेहतर जो है वो रिटर्न मिल सके। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा इन मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स में डाल रहे हो। तो क्लियरली ये एक इशू है जहां पे आपको अपनी पर्सनल सिचुएशन देखनी होगी, क्योंकि इन्होंने कहा क्लियरली कि इनको रेगुलर इनकम की जरूरत नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये समझ रहे हैं कि जब 10-12 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी जो रिटर्न है वो ट्रेडिशनल ऑप्शन से बेहतर हो। तो मुझे लगता है यहाँ पे इनके पास एक ऐसा पोर्टफोलियो बने, जो पहली बात, जैसे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड और लार्ज कैप इक्विटी, बिकॉज समय इनके पास काफी है, 10 से 12 साल। तो जाहिर सी बात है, जब आप थोड़ा रिस्क लेके अगर आप मार्केट लिंक प्रोडक्ट में आ रहे हो, तो एटलीस्ट ऐसे प्रोडक्ट में आओ कि जहां आपको जितना आप रिस्क ले रहे हो और जितना समय आपके पास है उसके कमेंसुरेट आपको रिटर्न मिले। तो मुझे लगता है कि क्योंकि 10 लाख है, दो जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स हैं वो देख सकते हैं, जैसे आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड, जहां पे वो 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज जहाँ पे 3 लाख, और एक लार्ज कैप में, प्योर लार्ज कैप फंड में निपॉन इंडिया लार्ज कैप, जो काफी बेहतरीन फंड है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, उसमें डाल दें। तो ये तो हो गया एलोकेशन। अब सवाल ये होता है कि किस तरीके से इन्वेस्ट करें। जैसा उन्होंने कहा कि एफडी में डाल के वहां से जो इंटरेस्ट है उसको इन्वेस्ट करें एसआईपी। देखिए आपका समय है 10-12 साल, अगर आप इस प्रोसेस से जाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने टाइम होराइजन को काफी कम कर देंगे, तो जिस तरह का फायदा आपका होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो मेरा ये मानना है, करंट सिचुएशन को देखते हुए 10 साल का समय है, चाहे तो लम सम भी इन्वेस्ट करें, मुझे लगता नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करना है तो फिर एक बेटर ऑप्शन ये रहेगी कि आप एक कॉम्बिनेशन बने लमसम और सिस्टमेटिक का। तो उसमें 30-40% पैसा जो है वो आप लमसम डालें इन फंड्स के अंदर, और बाकी जो है एसटीपी के थ्रू, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान से, इन फंड्स में ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स करें। बहुत ज्यादा लंबा समय मत खींचिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगले कुछ साल मार्केट के लिए थोड़े बेहतर रह सकते हैं। अगले 6 महीने में कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, जब तक इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट पे क्लैरिटी नहीं आती। तो मुझे लगता है हाइब्रिड फंड और लार्ज कैप इक्विटी फंड और एक कॉम्बिनेशन लमसम और सिस्टमेटिक का ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, आई थिंक एक बेटर ऑप्शन रहेगा इनके लिए। ऑल द बेस्ट जयेंद्र जी। अमर चांद मेरे अगले दर्शक मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार अमर। अमर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी मैम, नमस्ते, आवाज आ रही है। अमर, आपके पास कोटक फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट मिड कैप, टाटा मिड कैप का फंड है, राइट? यस मैम।
10,000 की आप SIP कर रहे हैं, इसको आप और 10,000 से बढ़ा सकते हैं। और कितनी समय के लिए आप इसको निवेश करना चाहते हैं? मैम 15 से 20। 15 साल? 15 कह साल रहे से हैं? है वो। 15 साल लगभग आप निवेश करना चाहते हैं, ठीक है? 15 से ज्यादा ही तो करूंगा, 15-20 का टारगेट है। कोई खास वजह आपने 2 मिड कैप अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए? नहीं मैम, वजह कोई नहीं है, मैं यही पूछना चाहता था कि ये सही है, इन्हीं में मैं कंटिन्यू बढ़ा दूं या फिर इनके अलावा कोई दूसरा लूं, या इस पोर्टफोलियो में कुछ करेक्शन करना है। कब से आप इनमें निवेश कर रहे हैं? 5 साल हो गए मैम, 5 ईयर्स। ऑलराइट, चलिए। ऑलराइट, हेमंत जी, तो क्लियरली इनके पास एक फ्लेक्सी कैप है जहां पर इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखा हुआ है। एक स्मॉल कैप लिया है, लेकिन 2 इनके पास मिड कैप है। और डाइवर्सिफाई अगर ये करना चाहें तो 2 मिड कैप रखना कितना रिस्की होगा, या इसके बजाय थोड़ा सा अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में भी लार्ज कैप या एक फोकस्ड फंड अगर रखना चाहें, क्या रेकमेंड करेंगे आप इनको? देखिए कविता, 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। जैसे उन्होंने कहा कि 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं और 15 साल का समय है। इनका जो पूरा पोर्टफोलियो है वो इक्विटी ओरिएंटेड है, तो मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा किया है इन्होंने, क्योंकि इक्विटी एक ऐसी एसेट क्लास है जो इतने लंबे समय में आपको एक अच्छी रिटर्न देगी। दूसरी अच्छी बात ये है कि जैसा उन्होंने कहा कि 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 10,000 से और बढ़ाना चाहते हैं, जो मुझे लगता है फिर से बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्योंकि काफी बार क्या होता है, हम एक अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसी से कंटिन्यू करते रहते हैं। तो जब हमारी इनकम बढ़ती है तो उसके हिसाब से हम कुछ पैसा नया जब तक नहीं लगाएंगे, तो हमें कहीं न कहीं जितना बड़ा कॉर्पस हम बना पा सकते हैं या जितना हम बनाते हैं उसमें थोड़ा गैप रहता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके लिए। ब्रॉडली मैं कहूँगा इनकी फंड सिलेक्शन अच्छी है, बट एक ही इश्यू है, जैसा आपने भी वो हाइलाइट किया कि इनके पास 2 मिड कैप फंड है। मेरा मेरा ये मानना है कि जब आप 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो मिड कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है। और शायद एक फंड रखें तो मुझे लगता है वो बेहतर है। ऑफ कोर्स एलोकेशन के ऊपर भी मैं आऊँगा। तो जैसे अभी इनका फ्लेक्सी कैप है और जो स्मॉल कैप, वो तो आप जैसा इन्वेस्टमेंट है वैसे ही रखें। मिड कैप में एक फंड रखें, जैसे क्वांट मिड कैप को आप रख सकते हैं। और जितना इन्वेस्टमेंट आप 5,000 कर रहे हैं, वो एक ही फंड में कीजिए। अगर मैं इंडिपेंडेंटली इसके लेवल तक देखता हूँ, तो सडनली मुझे पोर्टफोलियो बहुत एग्रेसिव दिखेगा कि 50% मेरा पैसा जो है वो मिड कैप में जा रहा है और 25% स्मॉल कैप में जा रहा है। लेकिन मैंने साथ में एक चीज़ को और कंसीडर किया है, तो इनकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट है 10,000 की। तो वहाँ पे मैं चाहूँगा कि एक और फ्लेक्सी कैप फंड आए, क्योंकि लार्ज कैप से फ्लेक्सी कैप फंड एक थोड़ी बेहतर ऑप्शन रह सकती है। और स्पेशली जिस फंड की मैं बात कर रहा हूँ, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, वहाँ पे आप 5,000 इन्वेस्ट करें। प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप, कुछ पैसा यूएस में, तो ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन थोड़ी होनी चाहिए वो भी आपको मिलेगी। और दूसरा फंड होगा निप्पॉन मल्टी कैप फंड। जैसा कि मल्टी कैप कैटेगरी हम जानते हैं, 25% एलोकेशन तीनों सेगमेंट में, और बाकी जो पैसा है वो प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप में जाता है। तो मुझे लगता है ये 5 फंड इनके पोर्टफोलियो में हो। इसके आगे भी अगर अपन इनको एसआईपी बढ़ानी हो, तो इन्हीं फंड्स के अंदर बढ़ाएं। तो सही एलोकेशन जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल में होनी चाहिए, वो जिस तरह के फंड, डाइवर्सिफाइड फंड आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, मुझे लगता है वो भी होंगे। तो एक बदलाव और 2 एडिशन, जैसा मैंने कहा, अगर आप वो करें तो काफी अच्छा आप कॉर्पस यहाँ से आगे बढ़ा पाएंगे। और जो आपने अभी स्टेप लिया, मैं चाहूंगा वो भी आप आगे लें, कि जैसे जैसे आपकी पॉसिबिलिटी हो, अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहिए। मैं आगे बढ़ती हूँ। नरेंद्र मिश्रा मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार नरेंद्र जी। जी मैम, नमस्कार जी। आपका पोर्टफोलियो मेरे पास है HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, ICICI प्रू का वैल्यू डिस्कवरी, इंडिया ग्रोथ, क्वांट का स्मॉल कैप और आगपारे का फ्लेक्सी कैप। आपने ये पोर्टफोलियो में फंड्स शामिल किए हुए हैं। सर कितने साल? 15 साल तक आपको चाहिए 5 करोड़ रुपए इस निवेश के ज़रिए। 35,000 रुपये फ़िलहाल पिछले 2 साल से आप डाल रहे हैं। सालाना अपने निवेश को आप कितना बढ़ा पाएंगे? मैम मैं एडिशनल इसमें 10% एनुअली ग्रो कर लूँगा अपना एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में। ऑलराइट, चलिए ठीक है। बताते हैं आपको कि आपका फंड मिक्स कैसा है और कैसे 15 साल में अगर 5 करोड़ चाहिए तो आपको निवेश करना होगा। तो हेमंत जी, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट सबसे पहले SIP अगर देखा जाए 5 करोड़ 15 साल में, तो आपको कितनी करनी पड़ेगी? ज़रूरी होगा मिश्रा जी के लिए अपना निवेश बढ़ाना शायद? डेफिनेटली कविता, जरूरत होगी। इन्होंने जैसा कहा कि 2 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 15 साल और इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो इनका टारगेट है 5 करोड़ का,
वहां तक पहुंचने के लिए इन एडिशन टू जो ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको करीब करीब 40,000 रुपए और इन्वेस्ट करने होंगे। तो एक तो इनके पास ऑप्शन ये है, पर दूसरी अच्छी बात ये है, जैसा इन्होंने कहा कि वो 10% से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ा सकते हैं। अगर उसको थोड़ा और 15-20% कर पाए तो मुझे लगता है वो इनके लिए बेहतर होगा। और एक और ऑप्शन है, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए शायद वापस बनाना चाहते हैं, तो इनके पास समय है। अगर ये अपना टाइम होराइजन को 5 साल एक्सटेंड कर सके तो फिर जितनी करंट इन्वेस्टमेंट है उससे ही करीब-करीब 4.5 करोड़ का ये कॉर्पस बना पाएँगे। तो 2-3 ऑप्शन है आपके पास वहाँ तक पहुँचने के लिए। और जो आपकी करंट इन्वेस्टमेंट है, उसमें अगर आप कंटिन्यू करते हैं 15 साल 35,000 की, करीब-करीब 2 करोड़ 30 लाख का आप कॉर्पस बना पाएँगे। तो ये तो हो गया जहाँ तक किस तरीके से आप अपना कॉर्पस को बनाएँगे। अगर हम फंड्स की बात करें तो मुझे लगता है कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। जैसे इनके पास 2 मिड कैप फंड हैं। निप्पॉन इंडिया जो ग्रोथ फंड है, मुझे लगता है उससे बेहतर जो है वो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप एक बेटर ऑप्शन रहेगी। दूसरा, इनके पास एक आईसीआईसीआई डिस्कवरी फंड है, वहां से भी अगर आप उसको बंद करके अगर आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को देखें तो मुझे लगता है वो बेहतर ऑप्शन है। और तीसरा, इनके पास 2 स्मॉल कैप फंड है, हालांकि दोनों के दोनों फंड मैं कहूंगा वो क्वालिटी फंड है। इनमें से कोई भी एक फंड रखिए और जो इन्वेस्टमेंट आप जो 2 डिफरेंट फंड में कर रहे हैं उसको एक ही फंड में कीजिए। तो कुछ कंसोलिडेशन, कुछ चेंजेस आपके पोर्टफोलियो में। और जैसा मैंने कहा, या तो आप हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, या फिर एक समय पे अगर अपनी एसआईपी को बढ़ा सके, या फिर अपने टाइम होराइजन को अगर 5 साल बढ़ाएं। तो ये 3 ऑप्शन है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं और विशाल गुप्ता का सवाल मैं लूँगी। विशाल, क्या आप फोन लाइन पर हैं मेरे साथ? जी मैम, गुड इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग। आपको 5,000 रुपये निवेश करने हैं 5 से 10 साल के लिए। आपका टारगेट है 1 CR। ये आपका पहला इन्वेस्टमेंट होगा विशाल? जी मैम। और राइट, इससे पहले आपने कहीं पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है? शेयर मार्केट में डायरेक्टली ma'am. आपने स्टॉक्स खरीदे हो, क्रिप्टो करेंसी खरीदी हो, फिक्स डिपॉजिट, ऐसा कुछ नहीं है आपके पास? नो मैम। और राइट विशाल, अच्छा लगा कि आपने अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करने के बारे में सोचा और उसके लिए आपने अपना फाइनेंस मिनिस्टर को मौका दिया। म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए आप एक बेहतरीन शुरुआत कर रहे हैं और इसको आपको गाइड करते हैं इसके लिए। हेमंत जी, तो 5 से 10 साल का समय, हालांकि फ़िलहाल 5,000 रुपये से ही शुरुआत करना चाहते हैं ये। उम्मीद करते हैं कि अपने निवेश को बढ़ाएंगे, लेकिन शुरुआत कैसी और किस तरह के फंड से करें? देखिए कविता, हम हमेशा कहते हैं कि इंपॉर्टेंट है अपना गोल बनाइए और सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कीजिए। बट कहीं ना कहीं हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारे जो गोल्स हैं वो थोड़े रियलिस्टिक हों। और दूसरा, जो टाइम होराइजन जितना आप डेफिनेट कर सके उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। इन्होंने कहा 5 से 10 साल का समय है, 1 करोड़ का इनका जो टारगेट है। तो अगर मैं 10 साल भी इनका टाइम होराइजन मान के चलूं और एक एनुअलाइज 12% का एनुअलाइज रिटर्न मान के चलूं, तो करीब करीब 42,000 रुपीज उनको इन्वेस्ट करने होंगे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो गोल बनाइए, टाइम होराइजन रखिए, लेकिन गोल को थोड़ा सा रियलिस्टिक रखिए ताकि आपको बाद में डिसअपॉइंटमेंट ना हो। क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि वो 5,000 से इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो अच्छी बात ये है कि आप इंतजार किए बिना कि हम कब बढ़ाएंगे वो मत कीजिए। जितना भी आपके पास रकम है उससे आप इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको काफी चीजें सिखाएगा। आप एक बेटर इन्वेस्टर बन पाएंगे, आप डिसिप्लिन की वैल्यू समझेंगे। तो 2 फंड जिसकी मैंने अभी भी जिक्र किया पहले, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड 3,000 रुपये और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड उसमें 2,000, इन 2 फंड से अपने आप इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। तो जैसा मैंने कहा कि आपको काफी रकम बढ़ानी होगी, और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अपने आप को अगर आप ज्यादा समय दे सकें तो फिर आपको थोड़ी कम रकम से भी आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, उस पर ध्यान रखिए। आई एम श्योर जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा आप एक बेटर इन्वेस्टर बनेंगे और जो भी आपके लक्ष्य है उनको पूरा कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जितेंद्र सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार सर, क्या हालचाल? बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, थैंक यू सो मच, आपने सवाल अपना भेजा। सर 8 फंड्स की डिटेल्स आपकी है मेरे पास और 20 लाख रुपए आपको ज़्यादा निवेश करने हैं, प्लस आपको 10,000 की SIP भी करनी है। और सर इस निवेश से आपको रेगुलर इनकम नहीं चाहिए, राइट? नहीं, जी 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 बिल्कुल। तो ठीक है, तो ये आप, मैं समझ सकती हूँ कि ये इनको आप रखेंगे लगभग 10 साल तक, इस इन्वेस्टमेंट को? राइट। और मैं रिटायर किया था तो जी 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 बोलिए। जो मैं रिटायरमेंट के बाद में ये बेटर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए था कि कुछ जो पैसे पड़े हैं उसको सही जगह इन्वेस्ट कर दें, सो दैट उसका टाइमली अपना ग्रोथ होता रहे विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू सेफ्टी।
सही बात है। नहीं, बिल्कुल आपने प्लानिंग जैसी की है, एक बार चेक करा लेते हैं हमारे जी एक्सपर्ट इसमें से। मैम इसमें जी, मैम एक बोलिए चीज ये सर। पूछना था कि अगर अगर इन 8 फंड में से ही किसी में अगर दोबारा हमको लमसम करना हो या इसी में किसी में एसआईपी करनी हो तो भी ठीक है, या नहीं तो कुछ अलग से फंड हमको अगर सजेस्ट करेंगे तो उसमें ऐड करेंगे, और इनमें से कोई माइनस करना हो तो माइनस भी कर सकते हैं, व्हाटएवर। चलिए बताते हैं, आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। हेमंत जी, पहले तो इनके 8 फंड्स और दूसरा ये रिटायर्ड हैं, इन्हीं फंड्स में क्या लमसम और ऐड करें और एसआईपी भी करें, क्या कहेंगे आप? जी कविता, जैसे हमने शो में पहले भी बात की कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फिलोसफी है, जो एसेट एलोकेशन आप बनाते हैं, वो काफी हद तक डिपेंड करता है आपकी अपनी पर्सनल सिचुएशन पे। हालांकि ये रिटायर्ड है और बहुत क्लैरिटी है कि उनमें इस रकम को जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे, वहां से कुछ उनको रेगुलर इनकम नहीं चाहिए। और वो आई एम श्योर वो समझते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इक्विटी फंड में इन्वेस्टेड है, तो ये समझते हैं कि उसके अटेंडेंट रिस्क क्या है और किस तरीके का पोटेंशियल है यहाँ पे। आई थिंक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है। रिटायरमेंट कॉर्पस का आप कुछ हिस्सा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहां पे आपको इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न मिल सके। तो आई थिंक जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है वो बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल इन्होंने कहा कि एग्जिस्टिंग फंड में इन्वेस्ट करें या किसी और फंड में इन्वेस्ट करें। आपके पास 7-8 फंड है। ये मैं कह सकता हूँ कि आपकी जो फंड सिलेक्शन है वो काफी अच्छी है। एक अच्छी चीज आपने की है कि ये समझ के कि इक्विटी खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं बनाया। अब ये जो 20 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है, वो मुझे लगता है आप 5 अपने एग्जिस्टिंग फंड उसी में आप इन्वेस्ट कीजिए 4-4 लाख रुपए करके। तो 3 आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड है, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है, पराग फ्लेक्सी कैप फंड और एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड, उनमें आप इन्वेस्ट कीजिए। एक आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का एक बहुत ही बेहतरीन फंड है उस कैटेगरी में, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। और 5वां फंड जो है आपका एसबीआई कॉन्ट्रा, उसमें आप 4 लाख इन्वेस्ट कीजिए। जो एसआईपी आपको करनी है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप और एक मिड कैप फंड है, ये जो जो दो सेगमेंट है मार्केट के थोड़े एग्रेसिव है और आपके पास समय है और आप क्योंकि सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये जो फंड्स है दोनों, कैनरा रोबेको स्मॉल कैप उसमें और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 5,000 का आप एसआईपी करें। अब मैं थोड़ा सा स्ट्रेटजी के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि बड़ी रकम आप इन्वेस्ट कर रहे हो, हालांकि आपके पास समय है, जैसे पहले भी हमने शो में डिस्कस किया। तो मेरा ये मानना है कि एक कॉम्बिनेशन बनाइए आप, जिसमें 30-40% पैसा आप लमसम रखेंगे और बाकी पैसा जो है ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स सिस्टमैटिकली आप इन्वेस्ट करेंगे एसटीपी के द्वारा। एसटीपी में आप क्या करते हैं, जो फंड चुने हैं आपने, उसी फंड हाउस के लिक्विड फंड में आप पैसा लगाते हैं और फिर फंड को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप हर महीने इतना पैसा आप मेरे इस फंड में डाल दीजिए। तो मुझे लगता है वो एक बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी। एक तो जो वॉलेटाइल पीरियड रहने की उम्मीद है, उसमें आपको थोड़ा सा एवरेजिंग का फायदा होगा। और दूसरी बात, जो आपका टाइम होराइजन है, उसमें भी आप बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो जैसा मैंने कहा, एग्जिस्टिंग फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए एज ए स्ट्रेटेजी, लमसम और सिस्टमैटिक, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाइए। चलिए, मेरे ख्याल से इस सवाल के साथ शो को भी समाप्त करने का समय हो गया है, लेकिन झटपट निवेश का गुरु मंत्र जान लेते हैं आपसे। हेमंत जी, क्या है आपका आज का गुरु मंत्र? देखिए कविता, मैं कहना चाहूंगा कि राइजिंग मार्केट में हमने बहुत बार देखा है कि इन्वेस्टर को थोड़ी टेम्पटेशन होती है कि एग्रेसिव फंड में जाए, सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड, और ऐसे में वो फंड अच्छा भी करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा इक्विटी को नहीं समझते, बहुत ज्यादा रिस्क लेने की क्षमता नहीं है आपके पास, तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी सेक्टर या थीम में पोटेंशियल है और आप अगर किसी कंसिस्टेंटली वेल परफॉर्मिंग फंड में है, डाइवर्सिफाइड फंड में, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपके जो फंड मैनेजर हैं उस सेक्टर और थीमेटिक थीम में आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करेंगे। एक बार इन्वेस्ट करने से पहले ये सोच लीजिए। दूसरी बात, अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि शायद वो सेक्टर और थीम में ऑलरेडी आपका एक्सपोजर है। तो जल्दबाजी मत कीजिए, अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत बनाइए। लॉन्ग टर्म में इक्विटी बाय इटसेल्फ आपको बहुत हेल्दी रिटर्न देगी। चलिए, इसी के साथ हेमंत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज के शो में की। इसी